नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी कक्षा द्वादशी यानी कि 12वीं के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको बोर्ड एग्जाम के अंदर गणित विषय के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके अच्छे अंक लेके आने हैं। और उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ मॉडल पेपर जो आरबीएसई ने अपनी ओर से जारी किया था 2023 की परीक्षा के लिए। और उसका जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला अभी कर रहा हूँ। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के पहले भाग से 3 के छठे भाग तक किए जाएंगे। और मैं आपको सूचना दे दूं कि शीघ्र ही मैं 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम जो 4 अप्रैल से होने हैं, 4 अप्रैल को होना है गणित का, उसके लिए भी सॉल्यूशन जारी करूंगा, जो कि केवल सॉल्यूशन नहीं होगा मॉडल पेपर का, बल्कि उसमें बहुत सी बातें ऐसी बताई जाएंगी जो आपके बाद में बहुत काम आएंगी। और कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी समस्या एग्जाम से पहले सॉल्व करना चाहे मेरे माध्यम से, तो निःशुल्क सुविधा है। इस मोबाइल नंबर पर 9521663064 पर अपनी समस्या प्रेषित करके व्हाट्सएप करके यानी कि मुझसे अपनी समस्या सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे गणित में कमजोर होते हैं और आईआईटी की तैयारी करते हैं तो वो उस स्तर तक पढ़ाई कर नहीं पाते, कारण कि बेस कमजोर है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। ऐसे कई बच्चे मुझसे पढ़कर अपना मैथमेटिक्स में जो स्तर है बहुत अच्छा ले जा चुके हैं। तो ऐसे कोई बच्चे हों मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, उनके पेरेंट्स मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं हमेशा बच्चों की हित की दृष्टि से काम करता हूँ। जीवन भर बच्चों को पढ़ाया है और पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ। और अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चे हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। और चूंकि गणित विषय में मेरा बहुत रुझान है और 10वीं को 12वीं कक्षा में कई बच्चे मुझसे पढ़कर 100% मार्क्स लेके आ चुके हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट में भी आ चुके हैं। कई बच्चे बाद में आईआईटी की तैयारी करके वो आईआईटी में भी अपना झंडा गाड़ चुके हैं पढ़ाई के अंदर। तो मेरा हमेशा से बच्चों के प्रति रुझान रहता है गणित के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं ये शुरू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन तीसरे का पहला, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान क्या है? मुख्य मान ज्ञात कीजिए, बल्कि लिखना चाहिए मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। देखिए कई बच्चों को ये बड़ी समस्या होती है। देखो सवाल का आंसर तो ये रहा -π/3 ओरल है ये, लेकिन मुझे केवल आंसर नहीं देना, मुझे समझाना भी है कुछ बेसिक्स। तो हम अगर चले परिभाषा से, डेफिनेशन से, लिख देते हैं माना कि लेट साइन इनवर्स -√3/2। आप जानते हैं ना साइन इनवर्स एक्स कोई एंगल होता है, कौन होता है। तो इस कोण को मैंने मान लीजिए एक्स मान लिया। लेट साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू एक्स। इट इम्प्लाइज जो इनवर्स फंक्शन की होती डेफिनेशन परिभाषा, उसके हिसाब से साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -√3/2 हो जाएगी। यानी कि साइन एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है। अब साइन एक्स जब नेगेटिव आता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता ही होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। हमें चाहिए साइन एक्स यानी कि किसी एंगल की साइन नेगेटिव। तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन भी पॉजिटिव है, और यहाँ आपके साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, यानी यहाँ तो साइन पॉजिटिव होगा फर्स्ट और सेकंड में। हाँ, थर्ड और फोर्थ के अंदर डेफिनेटली साइन नेगेटिव होगा। और ये साइन एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एंगल है वो
थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है, लेकिन हम निकालना क्या चाह रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब वो वैल्यू होती है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम होती है। अगर हम यहाँ कोई लाइन खींचे फोर्थ एंगल, मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कोई लाइन खींचते हैं अपन, हो सकती है, ऐसा नहीं करे नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा, ठीक, अगर मैं वो एंगल के लिए लाइन खींचता हूँ, ये एंगल देखिए कितना बड़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज देखे तो काफी बड़ा हो जाएगा। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम लाइन खींचते हैं इस प्रकार की है, तो ये एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, ये वाला। और ये कितना होगा, अब जानते हैं ना, जब हम ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंगल को माइनस कहा जाता है। तो इसका मतलब एंगल -60, क्योंकि sin 60 √3/2 होता है और 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। तो ये एंगल जो है आपका -π/3 है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अगर sin x की वैल्यू -√3/2 है, तो x की वैल्यू -π/3 है, और यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है x की। और x हमने किसको माना था, साइन इनवर्स -√3/2, यानी कि साइन इनवर्स -√3/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/3 है। एक और बात ध्यान रखें कि जो साइन इनवर्स x होता है, इसमें आपको पता है कि किसी भी एंगल की साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, मतलब -1 से +1 तक होती है, बीच में नहीं, -1 भी होती है, +1 भी होती है साइन थीटा की। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो लेस देन इक्वल टू +1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसका वाला जो थीटा हुआ वो लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। थीटा का मतलब एंगल, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी, ये यहाँ तो मैंने इस साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया है एंगल को। साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 होगा। ये क्लोज इंटरवल है, -π/2 से +π/2। और आप देख रहे होंगे, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो -π/2 यहाँ आएगा, +π/2 मान लो यहाँ आएगा, हमारा जो वैल्यू आ रही है -π/3 वो यहाँ कहीं आएगी। -π/3 -π/2 से कम होती है, -π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, तो -π/3 होता है 60 डिग्री। तो ये यहाँ आएगा -π/3। इसका मतलब ये जो हमने अभी निकाला ना -π/3, इट बिलोंग्स टू किसके, -π/2 से +π/2। सो ओके, तो हमने डीप में इतना समझाया था कि आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन करने हो ना, कभी समस्या नहीं आए। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए किसी इनवर्स फंक्शन के आप ऐसे डील कर सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कोई और समस्या हो अपने एग्जाम पहले तो मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए ये लिखा है, यदि x + y = एक मैट्रिक्स है 2/2 का, जिसकी फर्स्ट रो में है 2 1 और सेकंड रो में 1 2, तथा 2x - y भी एक मैट्रिक्स है 2/2 का, जिसकी फर्स्ट रो में है 1 2, सेकंड रो में है 2 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x + y इज गिवन एंड 2x - y इज गिवन। जरा देखिए आप ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि x + y = 2 1 1 2 and 2x - y = 1 2 2 1, इसको दो कह दें। वैसे इसका आंसर लिख दिया मैंने, ये एक 2/2 की मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स 1 1 1 1 2/2 के। अब इसको कैसे करें, हालांकि ऑरल है ये, कारण क्या, जैसे ही मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करूंगा ये +y से -y कट जाएगा और x + 2x हो जाएगा 3x। यहाँ भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, तो 2 + 1 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो ये 3x = एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर होगा 2/2 और सारे एलिमेंट क्या आएंगे 3 3 3 3।
तो x कैसे निकालेंगे, उसका 1/3 कर देंगे, 3 का भाग लग जाएगा, तो हर एक के अंदर जब 3 का भाग लगाएंगे तो 1 1 1 1 यहाँ आ गया। इसको तरीके से करेंगे, हम कैसे करेंगे इसको, अगर सिस्टमेटिक वे में करना है तो 1 + 2 करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, ये 3x आ जाएगा। और जो दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको पता है, दो मैट्रिक्स जब ऐड करते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 3 3 3 3, अब 3 सब में से है ना, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर 1 1 1 1, अब ये कैंसिल हो सकता है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 1 1 1, और ये हमारा आंसर आ गया। आप बेसिकली समझते हुए हर चीज करें, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बाद में बड़ा आसान बन जाएगा। जैसे बच्चे पढ़ के जाते हैं तो बहुत उनको लाभ होता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन तीसरे का तीसरा, यदि बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं m-1, बिंदु B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1 तथा बिंदु C जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 5 सरेखीय हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, if points A whose coordinates are m-1, point B whose coordinates are 2 1 and point C whose coordinates are 4 5 are collinear, then find the value of m। अगर ये 3 पॉइंट जो हैं अगर एक ही लाइन में है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C। आप जानते हैं ना, जब कोई 3 पॉइंट एक लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, और जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज आपको काम में लेनी है। और आप जानते हैं कि अगर x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हों, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हों और x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इनसे बनने वाला, वो उसका 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, डिटरमिनेंट बनती है ना, ये 0 होगा। और इसका मतलब ये हो गया, अब देखिए हमको ये पता है कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ जो 3 पॉइंट्स हैं वो m-1 2 1 और 4 5, यानी x1 x2 x3 क्या हुए, m2 and 5, y1 y2 y3 क्या हुए, -1 1 और 5। पहले ऊपर कर दो, 1/2 x1 x2 x3, यानी कि m2 and 4, m2 and 4, -1 1 और 5, -1 1 और 5, -1 1 5, और ये आ जाएगा 1 1 1 इक्वल टू 0। अब अगर ये जो 1/2 है, अगर ये चीज 0 है तो 1/2 तो 0 होता नहीं है ना, 1/2 तो 1/2 होता है, इसका मतलब ये चीज 0 है। इट मीन्स m-1 1 2 1 1 4 5 1 बराबर 0। अच्छा, यहाँ एक बात कहना जरूरी है, आप चाहे तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, आप 1/2 ना लिखें, ये 0 कर सकते हैं, जो कि अधिकांश बुक्स में किया है। पर मैं आपको ये चूंकि समझाना चाहता हूँ कि ट्राइंगल का एरिया 0 होता है और ट्राइंगल के एरिया में भाई हाफ आता है, ठीक है ना। हालांकि हम सीधे यहाँ से करते ना तब भी उत्तर आ जाता। अब आपको खोलना है ये डिटरमिनेंट को, मैं इसको फर्स्ट रो के हेल्प से खोलता हूँ। m डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, m के बाद किससे गुणा किया जाएगा, जिस रो में m आता है और जिस कॉलम में m आता है उसको भूल जाओ, तो आएगा 1 1 5 1। इसके बाद जो अगला एलिमेंट है इस रो के अंदर, उसको उसके नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो +1 हो जाएगा। तो ये
रो और ये कॉलम गए, क्या बचा 2 1 4 1, 2 1 4 1 प्लस ये माइनस फिर ये प्लस, तो प्लस ही रहेगा। ये इस रो में है, इस कॉलम में क्या रहेगा 2 1 4 5, 2 1 4 5 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 1 1 जा 1 माइनस 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 माइनस 4 1 जा 4 बराबर 0। m इंटू माइनस 4 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 6 बराबर 0। माइनस 4m माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिएगा ये माइनस 4m अगर मैं उधर ले जाऊं तो प्लस 4m बन जाएगा। ये माइनस 4m है ना, उधर ले जाओ तो प्लस 4m बन जाएगा, और ये 6 माइनस 2 4 होता ही है, तो m बराबर 4/4। इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1, जो कि आंसर है, मैंने आपको लिखवा दिया था m इज इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं और आपको इसी तरह से डील करना है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। यदि फलन f(x) बराबर साइन tan x अपॉन x, ये फंक्शन कब डिफाइंड है? ये फंक्शन परिभाषित है जब x का मान शून्य नहीं है, और ये फंक्शन अगर x बराबर 0 पर सतत है, तो बताइए f0 का मान क्या होगा? यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर कितनी होगी? इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इफ फंक्शन f(x) is equal to sin tan x upon x when x is not equal to 0 is continuous at x बराबर 0, then find f0, यानी find the value of function at x बराबर 0। तो आपको क्या रखा है, ये फंक्शन जो है f(x) is equal to sin tan x upon x। कब? अगर x 0 नहीं है तो हमको f0 पता करना है, यानी कि x बराबर 0 होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ना, आपको केवल कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में डेफिनेशन पता होना चाहिए। इफ f(x) is continuous at x बराबर 0, हिंदी में बोल रहा हूं, अगर f(x) x बराबर 0 पर सतत है, देन तब जो f0 होता है वो बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंडिंग टू, कहां पर क्या रहा है, x पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f(x), बस यही होता है ना। आपको पता होगा अगर x बराबर a पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, तो x बराबर a पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो वैल्यू, और उस पॉइंट पर यानी कि x बराबर a पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर, ये तीनों वैल्यू बराबर होती है, यानी कि LHL एट x बराबर है, RHL एट x बराबर है, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर है, ऑल थ्री आर इक्वल। यहाँ हमने LHL RHL दोनों को एक ही बात कह दी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), क्योंकि 0 पे लेफ्ट साइड या राइट साइड फंक्शन तो वही है ना। अगर x 0 नहीं है तो लेफ्ट से भी यही रहेगा, राइट से भी ये रहेगा। तो हमने यहाँ सिंपली इस बात को लिख दिया कि f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए। इसलिए मैंने यहाँ पे LHL RHL का बात नहीं रखा है, हम करेंगे तब भी बात वही होगी, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सिंपल वे में ले लिया है। नाउ f0 लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब x टेंडिंग टू 0 यानी x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर हो रही है, वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0, उस केस में फंक्शन आपको दे रखा है sin tan x
1x। अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला है लिमिट का पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन fx अपॉन fx इज इक्वल टू 0 होता है। कब? इफ fx इज इक्वल टू 0 एट x बराबर 0। यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है साइन के साथ में, किसी भी फंक्शन का साइन ले सकते हैं, और जिस फंक्शन का साइन लिया वही फंक्शन नीचे आना चाहिए। वैल्यू 0 है, सॉरी 1, कितनी आएगी यहाँ पे? 1 आएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि fx जो है वो x बराबर 0 पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर है ऐसा, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं, अच्छा मैंने कहा ना अगर यहाँ fx है यहाँ fx होना चाहिए, यहाँ tan x है तो नीचे tan x होना चाहिए, पर यहाँ तो tan ही x ही है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैं साइन tan x अपॉन tan x कर देता हूँ, लेकिन हमने tan से डिवाइड किया ना तो tan से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि फंक्शन हमारा बदले ना। अब देखिए f0 बराबर, अब ये कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, tan इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन tan x अपॉन tan x। ये मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था fx, यहाँ fx जो है वो tan x है, तो यहाँ अगर fx है तो नीचे भी fx होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ tan x यहाँ tan x है। और क्या बताया था मैंने कि x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर मैं x को 0 लूं तो tan x 0 होगा ना। अब देखिएगा अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो tan इंटू 0 0 होता है, तो बिल्कुल 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो कर जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या कहता है फॉर्मूला? 1, यानी कि f0 इज इक्वल टू tan इंटू 1, यानी कि tan हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को करना ही काफी नहीं होता है, उसको सिस्टमेटिक वे में करना बहुत जरूरी होता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज बहुत ही डिटेल में जाके लेकिन बड़े सरल तरीके से आपको मैं समझाऊं। ये हमने क्वेश्चन नंबर चौथा कर दिया, क्वेश्चन नंबर 30 का चौथा पार्ट। अब देखिएगा ये वाला, ये है क्वेश्चन 30 का 5वां। दिखाइए कि फलन fx बराबर 7x² - 3 अगर x 0 से बड़ा है तो एक वर्धमान फलन है। वी हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 7x² - 3 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, यानी हमको क्या प्रूव करना है? अगर x पॉजिटिव है तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। आप जानते हैं ना कि किसी इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान क्या होती है? जो आपको डोमेन दिया है, डोमेन यानी x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू साफ साफ क्या रखा है? x इज ग्रेटर देन 0। अगर उस डोमेन में x की उन वैल्यूज में जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि हम कहते हैं ना dy/dx अवकलज, अगर वो धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। हम क्या कहेंगे? fx, पहले तो लिखो आप 7x² - 3, ये इंक्रीजिंग होगा अगर f' x बराबर 0 से ज्यादा होने पर पॉजिटिव हो। तो हमें पहले f' निकालना पड़ेगा। 7 तो कांस्टेंट है और x² का डिफरेंशियल 2x होता है, 3 कांस्टेंट का 0 होता है। f' बराबर 7 दूनी 14x, which is always greater than 0 if x is greater than 0। और भाई अगर x पॉजिटिव है, 14 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, हम क्या है ना कि 14x को कह सकते हैं 14 इंटू x, और 14 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कुछ नहीं और पॉजिटिव है, और x। अब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो
जीरो से बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव होता है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। एक्स अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, एक्स अगर नेगेटिव हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी फंक्शन बन जाएगा डिक्रीजिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक्स पॉजिटिव है, if it is positive, then positive into positive is also positive, is equal to positive, or x is greater than 0. So function is an increasing function when x is greater than 0. तो ये जो आपने निकाला है f dash x 14x, it is always positive when x is positive. It means जो आपको फंक्शन दिया गया है is an increasing function when x is greater than 0. यानी अगर हिंदी में कहें तो हम लिखेंगे अतः fx एक वर्धमान फलन है अगर x का मान 0 से ज्यादा है तो h2 hp। तो क्वेश्चन को पढ़ो, उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद उसका आंसर दो। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये क्वाड्रेचर पर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है, कारण क्या आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल की इक्वेशन होती है, इसका सेंटर होता है ओरिजिन यानी कि 0 0 और रेडियस होती है ए, और जब रेडियस ए हो तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो आर है वो ए है तो पाई ए स्क्वायर हो गया। और रेडियस आपको दे रही है 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को मैं कह सकता हूँ 1 स्क्वायर, ए इक्वल टू 1 हो गया। तो एरिया कितना आएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 1 स्क्वायर यानी कि पाई। हमें क्या निकालना है क्वाड्रेंट का, यानी कि उसका चौथाई भाग, और पाई का चौथाई भाग कितना होता है पाई बाय 4। आंसर आ गया पाई बाय 4 स्क्वायर यूनिट यानी कि पाई बाय 4 वर्ग इकाई। लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे में कैसे करें, सवाल ये है। आंसर निकालना आसान है, ओरल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको सीधा आंसर देना है या कोई खाली जगह नहीं भरनी है, आपको थोड़ा सा करके बताना पड़ेगा। तो करते हैं भाई। देखिए ये है सर्कल और ये इसका क्वाड्रेंट, ये देखिए हो गया ना, ये क्वाड्रेंट, सॉरी इसका क्वार्टर सर्कल, ठीक है ना। एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, हम इसका एरिया निकालना है। ये आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को 1 स्क्वायर कह सकते हैं। तो जो रेडियस है सर्कल की वो 1 होगी नहीं हुई, 1 यूनिट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 0, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है मूल बिंदु 0 0। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम एक एलिमेंट स्ट्रिप लेंगे इस प्रकार की, ये जिसपे कोई पॉइंट एक्स वाई है, यानी इसकी जो दूरी है ना ये वाली, ये एक्स है, और एलिमेंट स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो डी एक्स है। अगर ये दूरी एक्स है तो ये वाई होगी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के एक्स वाई माने मैंने। नो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट स्ट्रिप, इस लघु पट्टिका का क्षेत्रफल कितना होगा, वाई तो ये है डी एक्स ये है, इस लघु पट्टिका का क्षेत्रफल होगा वाई इंटू डी एक्स। और ये लघु पट्टिका यानी ये एलिमेंट स्ट्रिप जब यहां से लेकर यहां तक मूव करेगी, यानी देखिए हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, इस क्वाड्रेंट का चौथाई का, यहां से लेकर यहां तक। तो ये लिमिट जो होगी इसकी यहाँ, अच्छा व्हाट इज वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 1, तो ये हो जाएगी लिमिट 0 से 1 बस। और वाई का मान निकालना हमको,
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर यानी 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को मैं 1 स्क्वायर भी कह सकता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रल का, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, ये होता है x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ एक्स तो एक्स है, ए की जगह 1 है, तो बस ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम फॉर्मूला। क्या लिखा है, एक्स बाई टू यानी कि एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 ही होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए 1 है, 1 के स्क्वायर 1, 1 बाई 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाई 1। और लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से लेकर 1। अब हम अपर लिमिट लगाएंगे, पहले 1 फिर लगाएंगे लोअर लिमिट 0। पहले अपर लिमिट 1 लगा लें तो 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 का रूट 0 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स को 1 लिखेंगे, 1 बाई 1 1 होता है, ये तो आ गई वैल्यू 1 पर, माइनस अब लेंगे 0 पर, तो 0 बाई समथिंग इज 0 प्लस साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 0 ही होगा, 0 इंटू 1 बाई 2 भी 0 ही होगा, तो ये 0 है। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2 होता है ना, साइन 91 होता है और 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलते हैं रेडियंस के अंदर, माइनस 0, ये सब 0 ही है, तो पाई इंटू 1 पाई, 2 इंटू 2 4, तो पाई बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स, वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ गया। आपको छोटे छोटे सवालों को सिस्टमेटिक वे में करना आना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को इस प्रकार से करेंगे तसल्ली से, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने में कभी भी समस्या आपको नहीं आएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो मुझे आशा है कि